बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बाहर क्या गए, मुलाकातों का सिलसिला तेज़ हो चला है और इतनी तेज़ी आई मुलाकातों में कि मौलाना चौधरी बरादरान के पास और चौधरी बरादरान आसिफ अली ज़रदारी साहब के पास, और फिर उसके बाद ये कहा गया कि इत्तफ़ाक़ राय से मामलात देखेंगे चलेंगे और आसिफ अली ज़रदारी साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार करती है काफ लीग। और फिर उसके बाद शुजात हुसैन साहब ने भी कहा कि मौलाना से, आसिफ अली ज़रदारी साहब से और शहबाज शरीफ साहब से तमाम मामलात पे गुफ्तगू हुई है। हालिया दिनों में देखना यह है कि क्या होता है, क्योंकि शेख रशीद साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने कहा कि जो इस सूरत हाल में छोड़ के जाएगा तो मुल्की सियासत में वो किसी को मुंह नहीं दिखा पाएगा। और पेज की भी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि किसी का हाथ नहीं उठा, तमाम मामलात बिल्कुल सेटल्ड हैं और जहांगीर तरीन साहब से भी बात करनी चाहिए, ये मशवरा दिया। ये पहले भी वो मशवरा दे चुके हैं और इस मशवरे को उन्होंने दोबारा भी दिया। देखना यह है कि सियासी ऊंट किस करवट बैठता है और हुकूमत जो है वो क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है, क्योंकि अपोजिशन जो है वो मुकम्मल पुरएतमाद नजर आती है और मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब आगे क्या होता है ये कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। और साथ ही साथ आज के प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान साहब के हालिया दौरे रूस के हवाले से। यूक्रेन और रूस का तनाज़ा जो है वो शिद्दत इख्तियार करके जंग में तब्दील हो गया और उस वक्त हुआ जब वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब वहां पर मौजूद थे। कयास आराइयां हुई, बातें हुई मुलाकात के हवाले से, लेकिन 3 घंटे की तवील मुलाकात हुई और बहुत से मुआशी मकासद जो हैं उनको हासिल करने की बात की जा रही है। लेकिन देखना यह है कि क्या इस हालिया नोयत में और इस हालिया जो वाकयात चल रहे हैं और हालिया तनाजुर में क्या वो मकासद तमाम के तमाम हासिल कर पाएंगे, क्योंकि इस दौरे के टाइमिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सवालात उठाए जा रहे हैं। और साथ ही साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भी ये बात बावर कराई और बार बार ये कहा गया कि बैलेंस पॉलिसी इख्तियार की जाएगी और हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। और मुज़ाकरात की भी बात की गई और जितने भी खित्ते की सूरत हाल है इस हवाले से भी बात की गई। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे। मुल्की सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू करने के लिए शीमा सिद्दीकी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। शीमा साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, वज़ीर आज़म मुल्क से बाहर क्या गए, अपोजिशन की मुलाकातों में तेज़ी आ गई, पहले से तेज़ थी और ज़्यादा हो गई, इत्तेहादियों के दरमियान भी मुलाकातें शुरू हो गई, मौलाना चौधरी बरादरान से मिले, चौधरी बरादरान आसिफ अली ज़रदारी साहब से मिले। क्या हुकूमत के घबराने का वक्त हुआ चाहता है? मैं ये समझती हूँ कि घबराना तो उन्हें बहुत पहले घबराना चाहिए था, बहुत पहले ही, क्योंकि जिस तरह की पॉलिसीज हमारे पास थी, जो प्रैक्टिस की जा रही थी, तो वक्त आ गया है कि लोग समझ रहे हैं, क्योंकि हमारा पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ये समझ रहा है कि वो शायद इस वक्त इमरान खान को घबराना चाहिए, ये हमारे जो वजीर आजम है। लेकिन मैं समझती हूँ कि अभी घबराने का वक्त नहीं हुआ है। अगर वो सेंसिबिलिटी के साथ पॉलिटिकल इश्यूज पे बात करेंगे, क्योंकि ये तो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा होता है, जो कुछ हो रहा है इससे पहले भी कई दफा प्रैक्टिस की जा चुकी है, लेकिन इमरान खान या हुकूमत इस तरह कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन मैं ये समझ रही हूँ कि जिस तरह वजीर आजम गए और उसके बाद एक्टिविटी बढ़ी है, उसमें अब तेजी तो पहले से भी थी, और लेकिन इसके साथ साथ कई फैक्टर भी हैं कि यकीनन कहीं इशारे हैं जिसकी वजह से ये मीटिंग्स हो रही हैं और इतने बड़े पैमाने पे हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि जो सेंटर है हमारा, वो एक सियासी गठजोड़ का एक महवर बन के उभर रहा है, और जिस किस्म की 3-4 दिन से एक्टिविटीज हुई हैं, उससे तो लग रहा है कि जैसे कुछ अभी पलटा खाने वाली है हुकूमत। लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर बुटबारी से और सियासी जो हमारे दाव पेश तो नहीं कहूंगी, सियासी हिकमत अमली के साथ इस अरसे को गुजारा जा सकता है। अच्छा शीमा साहबा, आपने इशारों की बात की है तो आज शेख रशीद साहब भी मैदान में उतरे, उन्होंने कहा कि ये अपोजिशन की खरीदो फरोख्त का जो सिलसिला है वो जारी है और इमरान खान साहब जो हैं इनके ऊपर एक ही ड्रोन गिराएंगे और फिर इनकी हालात जो हैं बदल चुके होंगे। तो हुकूमत के सर से किसी का हाथ नहीं हटा, तो बार बार इस बात को क्यों दोहराया जाता है हमारे जो वज़रा हैं जो हुकूमत के साथ हैं? मैं ये समझती हूँ कि जो हाथ की बात है, जो इशारों की बात है, वो तो हमेशा से रही है। इस हुकूमत के साथ ज्यादा नजर आ रही है, ज्यादा जोर से आवाज इस पे कसी जाती है। वो एक फैक्टर मौजूद है, मेरा इशारा भी उसी तरफ है। लेकिन अगर, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये होना नहीं चाहिए, हुकूमत को गिरना नहीं चाहिए, और सियासी हिकमत अमली भी यही कहती है कि शहीद नहीं होना चाहिए हुकूमत को। एक टेन्योर है, एक एक्टिविटीज हुई है पॉलिटिकल गेम्स में, यही होता है
मेरा ख्याल है कि इन्हें पूरा टाइम देना चाहिए। ले- बहुत सारे इश्यूज थे, बहुत सारी चीजें थी, और वो गेम फैक्टर तो मौजूद है। जिस तरह हमारे सियासी, हमारे तमाम जो गुजरा हैं वो चीजें हैं, और जिस तरह आज खुल के शेख रशीद साहब ने बात की है कि जिस तरह इशारे गए हैं कि वो उनसे मिल सकते हैं, वो उनके जो दूसरे हमारे ग्रुप्स हैं कुछ, उनके साथ दोबारा हाथ बढ़ाया जा सकता है, जिन पर बात की जा रही है, तरीन साहब की तरफ इशारे खुल के कहा है शेख साहब ने। तो मेरा ख्याल ये है कि ये सारे इशारे प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है कि जो एक फेस किया जा रहा है, हुकूमत फेस कर रही है, तो उस प्रेशर को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं तो क्या हमेशा क्या से क्या ही क्या शीमा साहब यहाँ पे ये फरमाइएगा कि क्या क्या वो प्रेशर कम होगा इस तरह बार बार इस चीज को दोहराने से, अम, कि जो पेज है वो बरकरार है? नहीं, ये पेश तो एक सफे की बात तो हमेशा से रही है, और यही जो उनकी हमारे विजरा की टीम है वो यही आ जाती है और इसी एक बयानी के साथ आती है कि सब एक पेज पर है। तो वो पेज कौन सा है ये तो अभी तक हमें खुल के नजर नहीं आता है, और हम्म। वहां से भी कुछ खुल के बात नहीं की जाती है दूसरी तरफ से। लेकिन मैं समझ रही हूँ जिस तरह 3 दिन से बात की जा रही है दोनों तरफ से, एक प्रेशर पॉलिटिक्स प्रोड्यूस हो चुकी है, और हमें नजर आ रही है कि जिस तरह हमारी जो एक कल रात तक ये फिनोमेना चल रहा था कि कौन होगा वजीर आजम, और बल्कि ये भी कहा जा रहा था कि कोई एक रात में वजीर आजम भी रहा और वो भी रहा, सारी कुछ पावर पॉलिटिक्स तो चल रही है। तो हमेशा से जब इसको डाइल्यूट करने का वक्त आता है तो हमारे वजीर आजम के साथ एक टीम मौजूद है कि जो उसको एक तरह से अटैकिंग पोजीशन में आ जाती है, और वो हम देख रहे हैं कि वो अटैकिंग पोजीशन में आ गई है। जिस तरह शेख साहब ने आज खुल के बात की है और तरीन साहब का नाम लिया है, और डायरेक्ट कहा गया है कि उनके साथ मीटिंग्स हो सकती है, उनसे डायलॉग हो सकते हैं, क्योंकि वो पुराने दोस्त रहे हैं। तो अच्छा शीमा पुरानी दोस्ती के साहब, हवाले शीमा तो हर साहब जगह सियासत में रहे हैं। जी फरमाइए। जी जी। ये तो फरमाइएगा पुरानी कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से आपने भी बात की कि शेख साहब ने बड़ी खुल के बातें की, वो ये भी साथ में कहते हैं जी ये मेरा ज़ाती मशवरा है, मैं वज़ीर आज़म साहब को देता हूँ ज़ाती नोयत का मशवरा कि वो लोग मिल सकते हैं तो आप भी तरीन साहब से बातचीत करें। तो दूसरी जानिब वज़ीर इत्तलात साहब भी ये कहते हैं कि तरीन साहब कहीं नहीं जा रहे, वो हमारे साथ हैं। तो इतने तजाद क्यों हैं बयानात में, क्योंकि दोनों ही हुकूमत के साथ हैं, और फिर तरीन साहब के हवाले से एक तरफ ये कहा जाता है जी कि उनसे बातचीत की जाए, एक तरफ कहा जाता है वो बिल्कुल हमारे साथ है। देखें, ये तो आपको भी पता है जो तरीन साहब का फेस है वो क्या है। हम्म। तो तरीन साहब क्योंकि एक क्वेश्चन मार्क है, अभी तक हम पाकिस्तानी सियासत में पिछले 1.5-2 सालों में रहे हैं, हमने देखा उनके ऊपर करप्शन की चार्जेस लगे हैं और वो क्लियर नहीं हो सके अभी तक। तो जब इस तरह की बात की जाएगी तो उसको मैं समझती हूँ बैलेंस करने की टैक्टिक्स है। एक तरफ से अटैक किया जाता है, शेख साहब खुल के बात कहते हैं, दूसरी तरफ से उनकी सपोर्ट पे आता है कि अगर कुछ हो जाता है, मुकमुका हो जाता है, आगे बात चलती है, तो उसको बैलेंस किया जा सके फेस वैल्यू की। मेरा ख्याल ये फेस वैल्यू की तरफ है, और सब चाहते हैं कि फेस वैल्यू रहे। सॉरी, ये फेस वैल्यू का गेम है यहाँ दोनों तरफ से। और हमेशा से हमने देखा है कि जो आप बात कर रहे हैं, चौधरी साहब की बात कर रहे हैं, तो चौधरी साहब हमेशा से ही एक खास बयानी के साथ रहे तरीन साहब के इशू पर, और वो नहीं समझते कि वजीर आजम साहब को उनको खुल के उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें टीम में लेना चाहिए, वो दोबारा टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अपोजिशन जो एक तरफ उन पर ब्लेमिंग करती रही है, उनको क्वेश्चन मार्क बनाती रही है, उनसे डायलॉग कर रही है, उनसे गुफ्तगू कर रही है, उनसे कनेक्टिविटी में आ रही है। अच्छा शीमा साहब ये भी फरमाइएगा कि आज जिस तरह शेख साहब ने और भी बहुत सी खुल के बातें की हैं, तो उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अदम एतमाद की बातें कर रहे हैं, अगर ये अदम एतमाद लाने में नाकाम हो गए तो वज़ीर आज़म साहब इनके लिए मज़ीद ख़तरा साबित होंगे, और अपोजिशन कहीं पर नज़र नहीं आती। लेकिन अपोजिशन को अगर देखा जाए तो वो भी बड़ी ही पुरएतमाद नज़र आ रही है आपको। देखिए, ये पूरा एतमादी तो उनकी हमेशा से रही है। 4 साल हम जिस तरह हमने देखी, पिछले 3 सालों में हमने देखा है कि हमारी पोजीशन ने जो रोल प्ले किया है वो पॉजिटिव नहीं है। हम्म। उन्होंने हमेशा, यानी मैं नहीं समझती कि उन्होंने कोई सियासी हिकमत अमली या पाकिस्तान या अवाम के की बात तो करते हैं अपोजिशन हम, लेकिन उनके पास भी कोई खास जहां हम अपोजिशन की बात करते हैं तो अपोजिशन तो हमेशा से मैं समझती हूँ कि उन्होंने पावर पॉलिटिक्स खेलने की कोशिश की है और प्रेशर में लाने की कोशिश की है हुकूमत को। चाहे वो बिल की मंजूरी हो, कोई अमेंडमेंट्स की बात हो, कोई भी किसी और तरह की हम बात करें कि सेनेट की चेयरमैनशिप की बात हो, और दूसरी चीजों में हमने देखा कि हमेशा अपोजिशन फेल रही है।
ये इत्तेहाद पहले भी बनते रहे हैं, इससे पहले भी पीपल्स पार्टी और हम दूसरी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके साथ एक ग्रुप बनाया गया, लेकिन वो फेल हो गया। तो ये चीजें हो तो रही हैं। और जिस तरह की बात की जा रही है, लोकल इलेक्शन भी होने वाले हैं, वो सारी चीजें हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये एक पावर प्रेशर ग्रुप तो बिल्ड होगा। और जिस तरह बात की जा रही थी कि 23 मार्च को पीपल्स पार्टी भी कराची से निकल रही है, और जमात का भी एक अलग फेस नजर आ रहा है। और हमारे पास नवाज ग्रुप तो है ही, हम देखते हैं कि खास एक फेस के साथ है प्रेशर पॉलिटिक्स के अंदर। से और एक जिस तरह हमारे प्रेशर जनरेट करने की बात हो रही है, यहाँ पर ब्रेक लेते हैं। शीमा साहब वापस आएंगे तो जरा बात करेंगे अपोजिशन की हिकमत अमली पर कि अपोजिशन अभी तक तहरीके अदम एतमाद की जो तारीख नहीं दे पा रही, तो क्यों नहीं दे पा रही, या क्या पसे पर्दा बातें चल रही हैं, इस पर हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही है अपोजिशन की हिकमत अमली के हवाले से, तो शीमा साहबा हमारे साथ मौजूद हैं। एक प्रेशर जनरेट हो रहा है और देखना यह है कि इस प्रेशर में से निकलता क्या है। अपोजिशन हुकूमत को नीचे दिखा पाएगी, या हुकूमत जो है वो इस वक्त जिस सूरत हाल का सामना कर रही है उसके ऊपर किस हद तक काबू पा लेगी। और जिस शेख साहब भी आज बातें कर रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब से भी मुलाकात के मशवरे दे रहे हैं। शीमा सिद्दीकी साहबा ये फरमाइएगा कि वजीर आजम इमरान खान साहब को हटाने के लिए सारे ऑपोजिशन वाले जमा तो हो गए हैं, लेकिन अभी तक तहरीके अदम एतमाद की बातें भी वो कर रहे हैं, लेकिन तारीख नहीं दे पा रहे। देखिए, तारीख मैं नहीं समझती कि वो कुछ ज्यादा कुछ क्रिएट कर सकेंगे, ना तारीख दे सकेंगे। और कोई एक्टिविटी अगर होती भी है तो वो मुझे नहीं लगता कि कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि बहुत अगर कोई छोटा सा ग्रुप बन भी जाता है, कुछ मेंबर तोड़ भी लिए जाते हैं, घोड़ा ट्रेसी जिसकी हम बात करते हैं, बात कर भी ली जाती है, तो मैं नहीं समझती कि अपोजिशन का कोई फेस रहेगा। क्योंकि वही बात है, आपके साथ जब हो रही थी तो आप लोग बहुत आवाज उठाते हैं, और जब आप खुद ये सब काम कर रहे हैं तो ये क्या फेस वैल्यू रहेगी आपकी? पॉलिटिक्स यकीनन एक मैं समझती हूँ एक वैल्यू के साथ, एक किरदार के साथ की जानी चाहिए। और ये जो उनका फेस है ये ठीक नहीं है। पाकिस्तानी सियासत में हमेशा से एक रहा है प्रेशर, लेकिन जिस तरह भी हो, तमाम सियासी जमातें जब भी इस तरह का फेस लेकर आती हैं तो उनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। हमें चाहिए ये कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए, चाहे वो पोजीशन में हो, चाहे वो अभी इस वक्त हुकूमत में हो, एक बैनुसतून में इस तरह बात करनी चाहिए कि वो हुकूमत को पूरा टेन्योर कर देना चाहिए। अगर वो ये हुकूमत भी और ये वजीर आजम भी अपना दौरा पूरा नहीं कर पाते हैं, इनकम्प्लीट उनका भी टेन्योर रहता है, तो एक पूरे पॉलिटिकल जो कैरियर है हमारा पाकिस्तान के जो जितना भी सियासी जो ढांचा है उसके ऊपर एक और धब्बा लगे। लेकिन शीमा साहिबा ऑपोजिशन का दावा यह भी है कि ये उनका आईनी हक है, और दूसरी तरफ ये है कि वो ये भी बात बार बार दोहरा रहे हैं कि हमारे अरकान की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा पूरी हो चुकी है, बल्कि सनाउल्लाह साहब ने कहा कि तादाद जो है जितनी पूरी करनी थी उससे भी ज्यादा है, और हुकूमत वाले बहुत से नुमाइंदे भी हमारे साथ राब्ते में हैं। दोनों तरफ से दावे किए जा रहे हैं, दावे तो दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। वैसे इस दफा कुछ मैं देख रही हूँ कि वजीर आजम भी कुछ हद तक परेशान नजर आ रहे हैं, या उनकी जो टीम है, क्योंकि वो खुद खुल के सामने नहीं आ रहे, वो इस पे बात नहीं कर रहे हैं। उनकी जो टीम है जो हमेशा उनको डिफेंस करती है वो सामने है, लेकिन वो भी इस दफा डामाक डोल है। तो परेशानी तो नजर आ रही है और हम देख रहे हैं, लेकिन ये दावे तो बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब हमेशा से किए गए, पहली दफा नहीं किए जा रहे, चाहे वो सेनेट इलेक्शन हो कि कोई बिल की मंजूरी हो। हमने देखा कि पिछले दौर में, पिछले 2 महीनों में, 3 महीनों में क्या हुआ है, और हमेशा से बात की गई कि हमारे नंबर पूरे हैं, दोनों तरफ से कहा गया, लेकिन बिल मंजूर होते रहे, जिस तरह होते रहे वो भी हमें पता है। तो ये प्रेशर तो मतलब बिल्ड किया जा रहा है, लेकिन मैं नहीं समझती कि देखिए, इमरान खान या वजीर आजम के तब्दील होने से क्या हो, हमें ये भी बात करनी चाहिए कि उन दूसरी तरफ क्या हिकमत अमली है। अगर कोई फेस बदलता है तो क्या हमारी पॉलिसीज में चेंजेस आएंगी? आवाम की जो महंगाई का एक प्रेशर है, और हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देख रहे हैं जो तब्दीलियां आ रही हैं, उस वक्त पाकिस्तान को इस वक्त क्या जरूरत है?
ये भी देखने की ये तो ऑपोजिशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि फेस चेंज करने होने से क्या मामलात आगे होते हैं और इसी से ही ऑपोजिशन की हिकमत अमली भी वाज़ेह हो सकेगी। लेकिन ये फरमाइएगा कि अभी तक ऑपोजिशन जमातें और जो पीडीएम है और इत्तेहादी जमातें हैं, ये सारी इत्तेहादियों को मनाने की भी कोशिश हो रही है, लेकिन क्या तहरीक अदम एतमाद का जो मसला है यहां पर रुका हुआ है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में जो फौरी इंतखाबात हैं उसके हवाले से फैसले से? देखिए, नए इंतखाबात तो मेरा नहीं ख्याल के होंगे ना, मुझे नहीं लगता। हाँ, फेस चेंज हो सकता है अगर कोई दूसरा हाथ, जो हम तीसरे हाथ की बात करते हैं, अगर वो ही चाहे तो। वरना मेरा ख्याल है कि ये प्रेशर है और ये भी इसी तरह जिस तरह पहले प्रेशर बिल्ड होते रहे और गुजरते। सही, ये मुलाकातें जो हैं वो एक प्रेशर हैं और देखना ये है कि क्या सूरत हाल बनती है, सामने आती है। मंजरनामा अभी कुछ ही दिनों में वाज़ेह हो जाएगा क्योंकि मुलाकातें बहुत ज़्यादा हैं और दोनों तरफ से प्रेशर जनरेट हो चुका है। और हुकूमती इत्तेहादी जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन मुलाकातें भी चल रही हैं। और जैसा कि चौधरी शुजात हुसैन साहब ने कहा कि मौलाना से भी मुलाकात हुई, आसिफ अली जरदारी साहब से मुलाकात हुई, शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई और मुलाकात में मामलात पर बातचीत हुई है। तो देखना है क्या होता है आगे। यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो जो एक आलमी मंजरनामे पर मसला उभरता हुआ नजर आ रहा है यूक्रेन और रूस के दरमियान, इस पर बात करेंगे। और वजीर आजम पाकिस्तान इमरान साहब के हालिया दौरा रूस के हवाले से हमारे साथ होइएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हालिया दौरे रूस के हवाले से और यूक्रेन और रूस तनाज़े पर गुफ्तगू करने के लिए फ़रीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं। फ़रीद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, ये फरमाइएगा, यूक्रेन और रूस तनाज़ा और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब का दौरे रूस, तनाव पहले भी था लेकिन इस वक्त तनाव जो है वो अपनी मखसूस हद को उबूर कर चुका है। क़यास आराइयाँ हुई, बातें हुई कि मुलाकात के हवाले से, लेकिन 3 घंटे की तवील मुलाकात रही वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की और पुतिन की। तो कितना कामयाब दौरा देखते हैं ये, और क्या ये हम कह सकते हैं कि ये एक नए दोस्ती का बाब खुलने जा रहा है? देखिए, रूस और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा है, अब तो वो तनाज़ा क्या, वो पूरी एक जंग की शक्ल इख्तियार कर चुका है। मिलिट्री डिवीजन हो चुकी है वहां पे। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का दौरा रूस पहले से शेड्यूल था और ये शेड्यूल के हवाले से, इस दौरे के हवाले से, जिस तरह से आपने कहा, बहुत सारी कयास आराइयां भी थी। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कैटेगोरिकली ये वाली बात वाज़ेह कर दी थी कि नंबर 1, पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। नंबर 2, पाकिस्तान जो बायलैटरल रिलेशंस है उसको मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए अब रशिया का ये विजिट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रूस और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे के साथ या इससे पहले से जो है वो इब्तिदा हुई है। आपने इससे देखा कि गुज़िश्ता यानी चंद साल पहले की बात अगर आप देखें तो रूस और हमारी जो फौज है उसके दरमियान मुश्तरका जो एक्सरसाइजेस थी उसका आगाज हुआ। और इसी तरीके से अगर आप देखें तो एक जो शिफ्ट इन दी वर्ल्ड पावर्स हैं या जो आपकी जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं उनके अंदर आप खुद भी ये देख रहे हैं कि उसमें तब्दीलियां देखने में आ रही हैं। आप देख रहे हैं कि एक वक्त था जब रूस और भारत जो है वो उनका बड़ा दरीना और बड़ा बेहतरीन ताल्लुक हुआ करता था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जिस तरीके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात आप देख रहे हैं, जिस तरीके से नए ब्लॉक्स बन गए हैं, यानी अब ये बात है कि अमेरिका जिस तरीके से कहा जाता है कि वो एक डोमिनेटिंग पावर है और चाइना जो है वो एक इमर्जिंग पावर है। अब ये दो पावर जो है वो इनके साथ और इनके पीछे खड़े होने वालों के मामलात हैं कि कौन सा मुल्क किसके साथ खड़ा होता है। पाकिस्तान ने इस वक्त ये बात कैटेगोरिकली कही है कि वो किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा इट मींस कि वो एक बैलेंसिंग एक्ट करेगा। बैलेंसिंग एक्ट में आप ये देखेंगे तो उसके अंदर चीन के साथ भी ताल्लुकात हैं और पाकिस्तान ये चाहता है कि दूसरी तरफ अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात उसी तरीके से बरकरार रहे। और ये बैलेंसिंग एक्ट यकीनन डिप्लोमेटिक जो जुबान में अगर आप कहते हैं कि इसको बैलेंस करना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान और रूस के दरमियान इस वक्त जो हालिया दौरा इमरान खान है, प्राइम मिनिस्टर का जो विजिट है, उसके अंदर आप देखें एनर्जी, पाकिस्तान एक एनर्जी डेफिशिएंट है कंट्री है। एनर्जी जो पाइपलाइन जो आपका नॉर्थ गैस जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है
उसके हवाले से यकीनन बातचीत हुई है, ट्रेड के हवाले से बातचीत हुई है, अफगानिस्तान के मामले के ऊपर बातचीत हुई है, जो आपका रीजनल जो मामलात हैं, इलाकाई ताबुन है, इलाकाई जो सूरत हाल है, उसके ऊपर बात हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंटली ये कि आपने देखा कि कुछ अर्से पहले रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने इस्लामोफोबिया के हवाले से जो स्टेटमेंट दिया, जिसको प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया। इस्लामोफोबिया के हवाले से प्राइम मिनिस्टर का कैटेगोरिक एक स्टांस है और जो चीज की वो निशानदेही कर रहे हैं वो एक बड़ा दुरुस्त है कि इस्लामोफोबिया से काबू उस पर पाना चाहिए और इस्लामोफोबिया का हल निकलना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जिसके ऊपर बातचीत हुई है। खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान ने कहा जरूर है कि वो ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की जो पोजीशन है, आप ये देखें कि एक डेवलपिंग कंट्री है, पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना। अच्छा सर यहाँ पर ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को किस सम पे जाते हुए देखते हैं, क्योंकि वजीर आजम साहब तो वहां कहे गए और वहां उन्होंने कहा कि हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे और बार बार ये कहा गया। लेकिन अगर आप अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात को भी देखें तो वहां पर भी सरदमेहरी चल रही है और इस तासुर को जायल करने के लिए कितना काम करना पड़ेगा हमारी वजारत खारजा को, कितना मुश्किल देखते हैं? नहीं देखें, इससे पहले आपने जो बात सरमोहरी की बात की है, इससे पहले अगर कुछ वक्त पहले, कुछ दिनों पहले की बात है, व्हाइट हाउस के जो स्पोक्स पर्सन थे उनके जानिब से कहा गया कि उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात और जो वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए इस वक्त ये जरूरी है। पाकिस्तान किसी की दोस्ती एक हद से ज्यादा और किसी की दुश्मनी दोनों ही बर्दाश्त नहीं कर सकते किसी ब्लॉक। और ये बात दुरुस्त है। देखें, मैं फिर वो बात कर रहा हूं कि अगर बैलेंसिंग एक्ट की बात हो रही है, अगर रूस, अगर चीन, अमेरिका इस तरफ अगर पाकिस्तान अगर जाता है और अपनी सफारतकारी को एक मुतवाजी अंदाज से लेकर आगे चलता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत फायदेमंद है। अब वो वक्त नहीं है कि पाकिस्तान किसी एक तरफ हो जाए और किसी दूसरे की नाराजगी मोल ले। देखें, मैंने पहले भी कहा कि चीन इस वक्त इमर्जिंग पावर है, अमेरिका जो है वो इस वक्त सुपर पावर है, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक डिक्लाइनिंग पावर है। यहां पे पाकिस्तान अमेरिका की दुश्मनी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अमेरिका से अगर उससे ताल्लुकात खराब हो जाए, पाकिस्तान उसका भी मुतामिल नहीं हो सकता। चीन के साथ मामलात पाकिस्तान के इस तरीके से कि वो ऑल वेदर फ्रेंड है। पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो बहुत ही मिसाली दोस्ती है। खारजा पॉलिसी के हवाले से जो बात इस वक्त कही जा रही है, बहुत सारे हलकों में ये बात भी गर्दिश कर रही है कि इस ऐसे मौके के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जो है वो रूस का जो दौरा है वो नहीं करना चाहिए था। उनकी टाइमिंग के हवाले से बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखें कि पाकिस्तान को इस वक्त किसी एक ब्लॉक या किसी भी एक एकतरफा फैसला जो है वो उसके फायदे में नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा इकोनॉमिक चैलेंज है। आप ये देखें कि पाकिस्तान IMF के पास गया हुआ है, पाकिस्तान IMF प्रोग्राम का हिस्सा है, पाकिस्तान FATF की जो ग्रे लिस्ट का मामला है, पाकिस्तान उसके अंदर से निबर्द आजमाए, उस चैलेंज से निबर्द आजमाए। तो पाकिस्तान किसी एक तरफ या किसी एक ब्लॉक या किसी एक पार के साथ देकर जो है वो नुकसान का मुताबिक। अच्छा फरीद साहब, आपने जिन मसाइल का जिक्र किया कि हम ग्रे लिस्ट में भी हैं और IMF के हिसार में भी जकड़े हुए हैं, क्योंकि इन तमाम सूरत हाल पे देखा जाए तो इन तमाम जगहों पे अमेरिका की इजारादारी है और अमेरिका और यूरोपीय ममालिक जो हैं वो मॉस्को पर भी इक्तसादी पाबंदियां लगा रहे हैं और हमारा ये जो दौरा था वो मुआशी समरात हासिल करने के लिए था। तो क्या आपको लगता है कि हम इस टाइमिंग के साथ, जिसकी आपने भी बात की कि तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तो वो तमाम मुआशी समरात हासिल कर पाएंगे या वो कहीं पीछे जा चुके हैं? नहीं, देखिए, बातचीत तो हुई है। जिस तरीके से आपने देखा कि आधे घंटे की मुलाकात की और 3 घंटे की तवील मुलाकात रही है इमरान खान के दरमियान और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान, तो यकीनन एक बातचीत भी है और उसके अंदर मल्टीपल इश्यूज, जिस तरह से मैंने पहले बात की है, तवानाई के हवाले से बात की है। लेकिन जो सैंक्शंस लगाने की बात है, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन वाला जो इशू है वो डिले का शिकार हुआ, ताखीर का शिकार हुआ। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि रशियन कंपनीज के ऊपर अमेरिकन जो सैंक्शंस थी वो लगाई गई, जिसके ऊपर ये पोर्ट कासिम से लेके कसूर तक ये पाइपलाइन जो है वो जिसको जाना था और उसके ऊपर आपकी जो गैस की जो डेफिशिएंसी है उसको ओवरकम करना था। यही वो चीज थी जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यहाँ से जाने से पहले कहा कि हम इश्यूज के ऊपर बातचीत करेंगे। यकीनन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जबकि अब अमेरिका रशिया के ऊपर पाबंदी लगा रहा है, बरतानिया बहुत सारे मामलात के ऊपर रशिया के ऊपर पाबंदी लगा रहा है।
तो ऐसे मौके के ऊपर पाकिस्तान की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जिस तरह से आप ट्रेड की बात करें, आप एनर्जी की बात करें या जो रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, वो तो उस वक्त ये हो सकेगी जब ये यूक्रेन और रशिया का तनाजा खत्म होगा। क्योंकि एक ऐसे मौके के ऊपर इस वक्त रशिया ने वाज़ेह तौर पे कहा है यूक्रेन को कि अगर वो हथियार डाल दे तो बातचीत के लिए वो तैयार है। पाकिस्तान ने इस चीज के ऊपर जोर दिया है कि रशिया इस इशू के ऊपर बातचीत से मसले को हल करे। लेकिन जब तक ये सैंक्शंस रहती हैं तो यकीनन पाकिस्तान जिन चीजों को तलाश या जिन चीजों के ऊपर बातचीत करने के लिए गया है वो इतनी जल्दी मुमकिन यकीनन नहीं हो सकेगी। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान के मामले के ऊपर, इस्लामोफोबिया के मामले के ऊपर और जो रीजन के हवाले से मामला है, ट्रेड के हवाले से मामला है, ये वो तमाम चीजें इन चीजों के ऊपर इन्हिसार करती हैं जब ये मामला रशिया का और यूक्रेन का हल हो जाता है, बातचीत हो जाती है और तमाम जो पार्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इस वक्त इस मामले को देख भी रहे हैं और इस चीज को जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व भी हैं, वो इन चीजों को जब तक सॉल्व नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तान और पीएम इमरान खान का जो विजिट है और जिन चीजों की एक्सपेक्टेशंस लेकर हम रशिया गए हैं वो चीजें यकीनन इतनी जल्दी तो मुमकिन नहीं हो पाएंगी। लेकिन हाँ, जब ये इशू सॉल्व हो जाएगा उसके बाद खास तौर के ऊपर एनर्जी के मामलात के ऊपर बायलैटरल इश्यूज जो है, दो तरफा ताल्लुकात हैं, क्योंकि एक मैसेज तो गया है। पाकिस्तान एक ऐसे वक्त के अंदर गया है जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर ये मिलिट्री इन्वेजन किया है, तो यकीनन रशिया ने ये मैसेज भी दिया पूरी दुनिया के ऊपर कि इस ऐसे मौके के ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और पाकिस्तान हमारे साथ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, एक इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया रशिया की तरफ से भी, जो उसके लिए पाकिस्तान और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात है वो मजीद बेहतर भी करेंगे। लेकिन जो आपका सवाल है बिल्कुल उस तरीके से कि आपके पाकिस्तान के एक्सपेक्टेशन, जिन एक्सपेक्टेशन को लेकर पाकिस्तान गया है, जो ट्रेड है, एनर्जी का मामला है, वो यकीनन जब तक अगर रशिया के ऊपर ये सैंक्शंस होती हैं तो डेफिनेटली वो चीजें उस तरीके से सामने नहीं आ सकेंगी। अच्छा, आखिरी छोटा सा पॉइंट लेना चाहूंगा आपसे कि सर्द जंग के दौरान पाकिस्तान जो था वो अमरीकी कैंप में था, आपने सारी सूरत हाल देखी, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो यकसर बदल चुकी है। मुतवाज़िन पॉलिसी की बात की आपने भी की, सब जो एनालिस्ट हैं वो मुतवाज़िन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हालात जो हैं मजीद कशीदा होते हैं तो पाकिस्तान को कहाँ खड़ा हुआ देखते हैं मुस्तकबिल में? पाकिस्तान ने जो अपनी स्ट्रैटेजी रखी है और जो अपनी बैलेंस्ड जो स्ट्रैटेजी की बात है वो पाकिस्तान के हक में इस वक्त बहुत बेहतर है। जैसे मैंने पहले कहा, और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आप भी जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर इस वक्त इकोनॉमिक सिक्योरिटी के ऊपर बात की गई है। इस वक्त बात की गई है कि आपकी जो मईशत है वो सबसे इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान किसी भी मुल्क का, किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा। आपके नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये उसका प्रिंट है, ये उसका ब्लूप्रिंट है, ये उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि पाकिस्तान इस वक्त लेकिन फरीद साहब, मोहित यूसुफ साहब ये भी बारहा कह चुके हैं कि जो पॉलिसी है उसके ऊपर अमेरिका का भी कहीं ना कहीं असर है। देखें, कहीं ना कहीं आप जब आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर हैं, जब आप आईएमएफ के साथ हैं, उन प्रोग्राम्स के अंदर हैं, असर रहेगा। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान अपनी मरबूत खारजा पॉलिसी और पाकिस्तान अपनी जो एक प्रिंसिपल्स हैं अगर उसके ऊपर चलता है, ये बात देखें, इस चीज को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हम इस वक्त इकोनॉमिक चैलेंजेस का हमें सामना है। हम फेटअप की लिस्ट के अंदर हैं, वो उससे निकलने का चैलेंज है, हम आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर है, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो दबाव तो यकीनन रहेगा। अब आप देखें कि नेशनल बैंक जो अमेरिका के अंदर, अमेरिका में मनी लॉन्ड्रिंग की जो जवाबित की खिलाफ वर्जियां हुई है, उस पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर जो है वो $55 मिलियन का जुर्माना भी किया गया है। तो कहने वाले तो ये बात भी सामने आ रही है कि जो पहला नतीजा है या वो पहला नतीजा है वो सामने आ गया, लेकिन पाकिस्तान को मुतवाज़िन पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फरीद साहब हमारे साथ रहे। नाज़रीन, बैलेंस पॉलिसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि हम किसी भी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे और तमाम ममालिक के साथ जो है हम रवाबित रखेंगे और मुतवाज़िन रवाबित रखने की कोशिश करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।